हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। हम लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग अलग ढंग से बनाया, अलग अलग पार्ट में बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और फिर बैलेंस शीट बनाया है। एक एक करके बनाया है। अब एक एक करके सारी चीज़ें दैट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग एक फुल क्वेश्चन करते हैं, मतलब फाइनल अकाउंट बनाते हैं या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा क्वेश्चन करते हैं, ताकि पूरे क्वेश्चन को बनाने की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम लोग वर्टिकल रूप से कैसे, इसको तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रूप में बना रहे हैं, फॉर्म में बना रहे हैं। वर्टिकल फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। कुछ और चीज़ें हैं इसमें, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज फाइनल अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020। तो 3 फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट हमने पहले बना दिया है। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा अलग अलग करके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ भी बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर द ईयर ending or ended March 31st 2020। डेबिट लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे, फिर इसमें पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, particulars, अमाउंट रुपीज। अब एक एक आइटम हम लोग लेते हैं। फर्नीचर है, जितने एसेट और लायबिलिटीज और दैट कैपिटल का आइटम है उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इसलिए छोड़ देंगे कि हम लोगों को उसको एक ऑर्डर में लिखना है। हम लोग फजाडस्टी नहीं लिखना चाहते हैं, एक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। हम लोगों ने मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में अभी तो पिछले क्लास में सीखा है कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनको एक क्रम में लिखा जाता है, या इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ये भी हम लोगों ने सीखा है कि शॉर्ट प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी बना सकते हैं, उसमें कोई लीगल दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में भी हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं अक्सर। हाँ, आम रूप से हम परमानेंस में भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई लीगल दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कंपनी एक्ट में दिया हुआ है 2013 में, हमको उसको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस ही बनाना है। तो यहाँ चूँकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो हमको इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाएंगे। तो हम लोग उस आइटम को, सिर्फ एसेट्स के आइटम को छोड़ देते हैं, बाकी आइटम को हम लोग लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे। एसेट के आइटम को भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी चूँकि पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग पहले ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट का आइटम को ही लिखें। तो ये परचेजेज क्या है? परचेजेज हमारा ट्रेडिंग का आइटम है। तो हम लोग अगर अलग अलग चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी मार्क करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ परचेजेज है। फिर सेल्स है, ये भी ट्रेडिंग का है। डिस्काउंट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज है।
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, क्या अमाउंट है 30,000। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेजेज, यहाँ दिया हुआ है टू परचेजेज 45,500। परचेज रिटर्न नहीं है तो सीधे हम लिख देंगे आउटर कोलन में 45,500। इसके बाद सेल्स है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई सेल्स 1,15,600। इसमें भी सेल्स रिटर्न नहीं है या रिटर्न इनवार्ड नहीं है, तो इसको भी जो फुल फिगर है उसको आउटर कोलन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट क्रेडिट, इसको हम लोग पीएल अकाउंट में लिखेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट किधर लिखेंगे, अब फॉर्मेट हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। यहाँ बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2020। इसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखते हैं, यहाँ अमाउंट लिखेंगे रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ठीक है, इसमें लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ अमाउंट लिखेंगे रुपीज, यहाँ एसेट्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे रुपीज। ठीक है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले इसमें हम लोग जो आइटम है एक एक आइटम लिखते चलते हैं। क्या मिला था हमको, डिस्काउंट क्रेडिट मिला था। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब है, डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट का मतलब है कि ये हमको मिल रहा है, रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा एक इनकम है और इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़कर, इसलिए कि यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है, यहाँ टू ग्रॉस लॉस आ सकता है, तो थोड़ी सी जगह छोड़कर हम शुरू करते हैं एक आइटम लिखने भर, क्योंकि उसके बाद के लिए क्रम के लिए कोई क्रम में रखना कोई आवश्यक नहीं है। तो डिस्काउंट क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमाउंट हमारा हुआ 300। नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बैलेंस शीट का आइटम है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कितना है 4,600। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हम जानते हैं कि पीएल का आइटम है, तो यहाँ भी ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। टू
ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 3000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज लायबिलिटी है। लीगल एक्सपेंसेस, ये अनप्रोडक्ट दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस कितना है 2600। फिर हम लोग बैंक चार्जेज लिखेंगे। बैंक चार्जेज टू बैंक चार्जेज, क्या अमाउंट है 400। फिर टू हम सटा के लिखे, जगह कम पड़ रही है। टू ट्रेड एक्सपेंसेस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस 400। वेजेज है, तो वेजेज हमारा ट्रेडिंग आइटम है। टू वेजेज कितना है 13,000, ठीक है। $13,000। फिर हमारा वेजेज के बाद ड्राइंग्स है, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। एडवर्टीजमेंट है 2000, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। टू एडवर्टीजमेंट कितना है 2000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। अनप्रोडक्टिव लिखा है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ये कितना है 3800। इसके बाद हमारा लूज टूल्स है, दैट एक एसेट है। बैड डेट्स है, ये हमारा पीएल अकाउंट का आइटम है। टू बैड डेप्स, ऐसा डेप्स जो अब नहीं मिलेगा, हमारे लिए बैड हो गया, तो बैड डेट्स ये है 1200, ठीक है। इसके बाद सैलरीज है, तो ये सैलरीज भी हमारे लिए पीएल का आइटम है। कुछ लोग सैलरीज को सबसे ऊपर लिखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सैलरीज को सबसे ऊपर लिखना, आप बीच में भी लिख सकते हैं। सैलरी है, सैलरीज का कितना अमाउंट है 10,400, ठीक है। उसके बाद कमीशन क्रेडिट है। कमीशन क्रेडिट है मतलब टू कमीशन, एक हमारा इनकम है इनडायरेक्ट, कमीशन रिसीव्ड है, तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, कितना है 4000। फिर कैपिटल है, लायबिलिटी एसेट दैट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। पेटेंट बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये पीएल अकाउंट का आइटम है। टू मिसलेनियस शॉर्ट में लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस कितना है 500। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4900, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या अमाउंट है? 4,900। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 3,600। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर फैक्ट्री नहीं लिखा हुआ है तो पीएल का आइटम है। ये एक्सपेंस है इनडायरेक्ट टू सऊदी। इसको हम लोग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाएंगे कैपिटल में से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑनर का होगा, ऑनर का पर्सनल खर्च है, इसलिए उसको कैपिटल में से घटाएंगे। फिर हमारा रेंट आता है, तो रेंट फैक्ट्री लिखा हुआ, रेंट रिसिप्ट आता है। रेंट रिसिप्ट कितना है? एक इनकम होगा इनडायरेक्ट, तो टू रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट क्या अमाउंट है रेंट रिसिप्ट का? 2,400। इसके बाद रेंट फैक्ट्री है, तो ये एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू रेंट फैक्ट्री। फैक्ट्री नहीं लिखा रहता तो पीएल अकाउंट में आता। तो रेंट फैक्ट्री है 10,000। ठीक है। इसके बाद रेंट फैक्ट्री हो गया, कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट का आइटम है, डोनेशंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है टू डोनेशंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, या अमाउंट कितना है? 500। तो ये हम लोगों ने सारे आइटम लिख दिए। अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है क्या? बैलेंस शीट का आइटम लिखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, फर्दर इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक ₹33,800, बिल रिसीवेबल ₹3,000 वाज डिस्काउंटेड बट नॉट एट ड्यू। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल के बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार लिखेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट कितना है? 33,800। ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट के आइटम को लिखेंगे और बिल रिसीवेबल को हम लोग फुटनोट में एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के रूप में लिखेंगे। और सब आइटम हम लोगों ने देख लिया है, फिर एक बार चेक कर लेंगे अंत में जब बैलेंस शीट हम लोग पूरा कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या आएगा। लायबिलिटी में हमारे लिए सबसे पहले आएगा बिल्स, सबसे पहले हमारे पास आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ दिया हुआ है 10,400, क्योंकि बैंक लिस्ट जो सबसे अर्लीस्ट पेमेंट वाला लायबिलिटी है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,400। चले हम सबसे ऊपर से यहाँ आते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर हमारा बाद का आइटम होगा, तो थोड़ी सी जगह छोड़ करके हम लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर जगह रह गया तो कोई बात नहीं है। फर्नीचर कितना है? 10,000।
क्योंकि ये लिस्ट लिक्विड एसेट है, सबसे ज़्यादा लिक्विड जो होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर के बाद आएगा। मोटर व्हीकल्स है तो हम मोटर व्हीकल्स लिख सकते हैं फर्नीचर के बाद। मोटर व्हीकल्स ये हमारा है 24,000 का। इसके पहले लैंड एंड बिल्डिंग था, वो भी हम लोग अब लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग ये 40,000 का था। इसके बाद मोटर व्हीकल लिख दिया हम लोगों ने, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। तो सन्ड्री अभी स्टॉक लिखना एक बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि 33,800 का है, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। क्लोजिंग इसके ऊपर लिखेंगे इसको 33,800। इसके बाद हम डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स लिख सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स ये कितने का है? 23,500। परचेज हम लोग हो गया, सेल्स हो गया, डिस्काउंट हो गया। सिंडिकेटर्स लिखेंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट के बाद हमारा और लिस्ट लिक्विड लायबिलिटी नहीं है, बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल कहाँ है? बिल्स पेबल लास्ट में है, तो बिल्स पेबल लिखेंगे। कितना है? 10,000। फिर इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है 22,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,400। अब सिंडिकेटर्स हो गया, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस लिख चुके हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस लिख चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेज, वेजेज, ड्राइंग। तो ड्राइंग हम कैपिटल में लिखते हैं, कैपिटल के साथ। तो हम लोग कैपिटल शुरू ही कर देते हैं। ये 3 आइटम हो गया, और कोई आइटम तो है नहीं। चौथा सीधे कैपिटल का आइटम है। तो हम लोग कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल क्या है? ये रुपीज इनर कॉलम में ही लिखते हैं। क्या अमाउंट है कैपिटल का? कैपिटल 85,000। तो हम 85,000 लिखेंगे। इसमें नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट तो अभी हमको मिला नहीं है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग पहले निकालते हैं, फिर लिखेंगे। इसके बाद लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, हमको पता नहीं है, तो नेट प्रॉफिट आएगा तो हम लोग लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ ड्राइंग्स पर हम लोग पहुँचे थे, तो ड्राइंग माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ड्राइंग कर देंगे। कितना? 10,000। ये कैपिटल में से ही घटाएंगे। जो भी आएगा नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, या नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। फिर एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रोडक्ट एक्सपेंसेस हो गया, लूज टूल्स है। तो लूज टूल्स को हम लोग दैट क्लोजिंग स्टॉक के पहले लिखते हैं। लूज टूल्स थोड़ी सी जगह रखना चाहिए। ये हमारा लूज टूल्स कितने का हो गया? लूज टूल्स हमारा है लूज टूल्स कितने का है? लूज टूल्स
4600 का है, 4600 का है। लूज टूल्स 4000 का है। फोर थाउजेंड का है। लूज टूल्स हमारा कितने का है? 4000 का है। लूज टूल्स 4000 का है। अब लूज टूल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स हो गया, सैलरी जो है, कमीशन हो गया, कैपिटल मैंने लिख दिया, पेटेंट। तो पेटेंट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में होगा। चलिए थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहाँ पेटेंट लिख ही देते हैं। अगर एक आइटम आएगा तो वहाँ घुसा देंगे। 10,000 मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसको माइनस करेंगे। कहाँ से? कैपिटल से। फिर माइनस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी माइनस करेंगे। तो ये कितना माइनस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? ये अमाउंट है लाइफ इंश्योरेंस 3600। 3600 इनर कोलन में ही उसको लिखेंगे। फिर हमारा रेंट शिफ्ट हो गया, रेंट फैक्ट्री हो गया, कैश इन हैंड सबसे ऊपर लिखते हैं। कितना है कैश इन हैंड? 2400। ठीक है। डोनेशन तो हम लोग लिख दिया, बिल्स पेबल हम लोगों ने लिख दिया। लगभग सारे आइटम हो गए। अब हम लोग टोटलिंग करना शुरू करते हैं ताकि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। जो साइड अधिक है उसको पहले लिखेंगे, पहले रफ में करेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है? क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आता है 1,49,400। 1,49,400। ठीक है। 00 14 56 और 393141 बिल्कुल सही है। और यहाँ हमारा लिख देंगे यही अमाउंट, कॉपी करेंगे 1,49,400। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो बैलेंसिंग फिगर हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है? 46,300। ठीक है, इसको हम लोग अच्छा लिख भी देते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सही है कि नहीं। 00 चूँकि हमने किया है पहले, 6 5 11 11 और 3 14 एंड हुआ 1 और 4 5 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18 सॉरी 5 6 11 और 3 14 एंड हुआ 1 और 5 6 4 10 13 और 6 19 इन हैंड हुआ 1 और 3 4 4 8 9 10 और 4 14। ये सही है बिल्कुल। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है? 46,300। इसको ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अकाउंट में।
ये हम लोग गलत लिखे हैं, बाई प्रॉफिट बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 46,300। ठीक है, 46,300। ये साड़ी 2 नहीं होगा, ये बाई होगा। इसको हम लोग बाई लिखेंगे, बाई लिखेंगे, बाई लिखेंगे, बाई लिखेंगे। 2 तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, बाई क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। स्लिप ऑफ पेन था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका बैलेंसिंग करते हैं। इसमें भी देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है रफ में, फिर जो टोटल ज़्यादा है उसको लिखते हैं। इसमें भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, हमने करके पहले देख लिया है। ये क्रेडिट में कितना आएगा, 57,900। हम लोग देख लें, चेक कर लें। 0 0 3 3 6 6 और 9, 15 और 4, 19 एंड 1 और 6, 7 और 4, 11 और 4, 11 और 4, 15 और 2, 17 इन हैंड हुआ 1 और 4, 5, 57,900 हुआ, या 57,900 लिखेंगे। फिर बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो हमको कितना आएगा, 33,500। 33,500। इसको चेक कर लेते हैं। 0 0 6 और 4 10 और 8, 18 20 24 29 34 और 5 39 इन हैंड हुआ 3 और 3 6 2 8 2 10 3 13 14 और 3 17 इन हैंड हुआ 1 1 और 1 2 2 और 3 5। ये सही है। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो बैलेंस शीट में यहाँ प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है हमारा, 33,500। 33,500। तो इसमें से 33,500 ये कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1,18,500। 1,18,500, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,08,500, और उसमें से 3,600 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये इधर आउटर कॉलम में दिखाएंगे। 0 0 9 15 में से 6 बटा 9, और यहाँ हुआ 7 में से 3 गया 4, और यहाँ 1
4, यहाँ तो ये 7 से 3 गया 4 और सॉरी 7 से 3 गया 4, यहाँ 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1,04,900। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, 1,04,900 है, 22,400, ठीक है। अब दोनों का टोटल एक आना चाहिए, मतलब जितना लायबिलिटी साइड होगा वही हमारा एसेट साइड होगा। ये टोटल करते हैं 0 0 4 और 4 8, 8 और 9 17, इन एंड हुआ 1 1 और 2 3 और 4 7 और फिर नेक्स्ट होगा 1 1 2 और 2 4 1, 1,47,700। ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आया। लायबिलिटी साइड का, एसेट साइड का टोटल हम लोग देख लेते हैं, ये भी उतना ही आना चाहिए। 0 0 4 और 5 9 और 8 17 17 7 इन हैंड हुआ 1 और 2 3 3 6 और 3 9 और 4 13 और 4 17 इन हैंड हुआ 1 और 2 3 और 3 6 6 1 7 और 2 9 एंड 4 13 1 14, 1,47,700। ये टोटल हुआ बैलेंस शीट का। दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब कि जो हम लोगों ने किया है वो सही है। फिगर फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बैलेंस शीट में एक चीज़ करते हैं, एक नोट देते हैं। जो कंटिंजेंट लायबिलिटी एक यहाँ है बिल रिसीवेबल के लिए, तो एक नोट जरूर लिखते हैं। नोट में क्या होगा, बैलेंस शीट के नीचे, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे नहीं। नोट कंटिंजेंट लायबिलिटी, ए contingent liability for रुपीज, कितने का है, कितने रुपीज़ का है, 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ in respect of bills receivable discounted but not yet due, बिल डिस्काउंट, बिल रिसीवेबल जो होता है वो हमारे लिए एसेट है। हम उसको बैंक से हमने डिस्काउंट करके पैसा ले लिया है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है। अब पैसा ले लिया है, लेकिन ड्यू डेट को जो हमारा ड्रॉवी है, जिसके पास पे है, वो पैसा जब अगर नहीं देगा तो हमको देना पड़ेगा, मैंने बिजनेस को देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये इसका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसका होना भविष्य पर या नहीं होना भविष्य पर निश्चित सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। इसलिए बैलेंस शीट के मेन पार्ट में इसको नहीं दिखा देते हैं किसी भी कंटिंजेंट लायबिलिटी को, लेकिन फुट नोट में ज़रूर दिखाते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंतर्गत। तो इस तरह हम लोग एक फुल बैलेंस शीट बनाते हैं। अब एक चीज़ हम लोगों ने कल बात की थी, आज मैं फिर दोहराता हूँ। जीएसटी की चर्चा आजकल हो रही है। तो जीएसटी में हमारा जो दैट इनपुट CGST है, SGST है, IGST है। 3 तरह का GST
हम लोगों ने एसेट के लिए भी पढ़ा था, 3 तरह का जीएसटी, जीएसटी हम लोगों ने लायबिलिटी के लिए। उसमें लायबिलिटी में क्या क्या होगा, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट जो होता है वो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे और इनपुट जो होता है उसको एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आउटपुट हमारा अधिक है, इनपुट का बैलेंस हमारा कम है, तो आउटपुट से इनपुट को सेटअप करके, जैसे एसजीएसटी 7,000 है और आईजीएसटी 6,000 है, तो हमारा एसजीएसटी हम सिर्फ 1,000 दिखा सकते हैं। उसी तरह हमारा आई जी एस टी दैट आउटपुट आईजीएसटी 6,000 है और दैट इनपुट आईजीएसटी 7,000 है। तो हम एसेट साइड में 1,000, 7,000 में से 6,000 घटा करके 1,000 दिखा सकते हैं। उसको का सेट ऑफ हम इसी तरह करते हैं, या दोनों को आप पूरा का पूरा इधर लिख देगा आपको, अगर वैसे करने में दिक्कत है तो। एक बार मैं और बात कर लूँगा अलग से जब क्वेश्चन उस तरह के आएंगे हमारे सामने। ठीक है। इस तरह हम लोग फुल बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू अगेन।